हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम में 1 महीना है आपका, तो पढ़ाई कर लीजिए अगर नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ भी डेली क्लासेस चली हुई हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि क्लासेस डेली हो रही हैं, एक भी दिन का ब्रेक हमने नहीं लिया है और ना ही लेंगे। ठीक है, रेयरली कुछ दिक्कत हो जाती है तो ब्रेक हो जाता है, नहीं तो क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप देखें और शेयर करें, है ना। तो ये तो मजाक की बात है, आपको अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप शेयर कर सकते हैं जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कॉलेज विद भावना को। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी क्लास आएगी। ठीक है, बाकी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं। और सी टेट तो आप देंगे ही, सी टेट की क्लासेस ऑलरेडी हैं और जब सी टेट आएगा तो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बात हुई। तो हम बीएड की क्लासेस कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैसेज लिख के करें कि मैं मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। हाय हेलो करेंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी पेंडिंग में है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर किसी का फुल मैसेज आता है कि ये दे दो या फिर ये करा दो, कुछ भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, तो पता चल जाता है कि भाई हाँ, अपना ही जानने वाला है, कोई लर्नर है अपना ही। ठीक है, ये बात है बस। बाकी हम कर रहे हैं टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। निहारिका का मैसेज आ रहा था कि फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, उसकी हमने 3 यूनिट की हैं, तो बाकी की रह रही हैं। तो वो बोल रही थी कि और भी करा दो। मैं आपको सारी कराऊंगी, वो भी कराऊंगी, और जो बाकी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उन्हें भी कराऊंगी, मतलब और जो यूनिट बाकी सब्जेक्ट की बची हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे पूरा कर लें, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी को, फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की 1 यूनिट हुई है, तो बाकी भी हमें करनी है। ठीक है, तो इसकी यूनिट 3rd पे आ रहे हैं। आज इसकी यूनिट 3rd कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, कल शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो भी शॉर्ट में टॉपिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो कल हमने टीचिंग एड्स पढ़ा था, आज जो आगे के चैप्टर हैं वो पढ़ेंगे जो पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। पिछले 5 साल में पूछे जाने का मतलब है, अगर देखो किसी चैप्टर से एक टॉपिक पूछ लिया गया लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो कहने का मतलब है कि पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। भाई यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे कि यूनिट है, इसके अंदर 5 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो टीचिंग एड्स है, तो टीचिंग एड्स हमने पूरा पढ़ लिया, तो यानी पूरा चैप्टर कवर हो गया। फिर सेकंड जो चैप्टर है वो मल्टी सेंसरी अप्रोच है, तो मल्टी सेंसरी का क्वेश्चन आया तो पूरा चैप्टर कवर हो गया। तो इसी तरीके से 5 साल में पूरे चैप्टर आ जाते हैं, पूरी बुक आ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि 5 साल के पढ़ लो तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि भाई पूरी बुक कवर हो जाती है लॉन्ग में भी, और जो बचते हैं टॉपिक वो शॉर्ट में कवर हो जाते हैं, है ना। तो ये बात है। बाकी स्टार्ट करते हैं। कल हमने टीचिंग एड्स पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज लेबोरेटरी पढ़ेंगे और एजर डेल पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, देखो ये तो पहली बार ही पूछा गया है, यानी ये तो अभी तक एक ही बार क्वेश्चन आया है लैंग्वेज लेबोरेटरी का, और जो आपके सैंपल पेपर है सूर्या का है उसमें तो ये नहीं दिया गया है, लेकिन बुक के अंदर दिया है, तो हम इसे करेंगे। ठीक है, एजर डेल कौन एक्सपीरियंस पूछा जाता है, और मल्टी सेंसरी 2 बार पूछा जा चुका है। ये 2 बार आ चुके हैं, बाकी ये 1 बार आया पिछले 5 साल में। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे इसी को भी, इसको भी, सारी चीजें पढ़ के चलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना तो है ही। देखो 1 महीना हम मान के चल रहे हैं, थोड़ी सी लेट भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि मई के 2nd वीक में हो, लेकिन हमें मई के 1st वीक तक ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये बात है। बाकी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। यानी बार बार यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है कि मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या इसके नेचर है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, भाई नाम से ही पता चल रहा है मल्टी सेंसरी, यानी जिसमें हमारी बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व हों। सेंसेस क्या होता है, हमारा देखना, परसेप्शन, छूना, किसी चीज को सुनना, तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, सेंसेस होती हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं।
ठीक है। तो मल्टी सेंसरी यानी बहुत सारी इंद्रियां जिसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो वो होता है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, यानी इस तरीके की लर्निंग, इस तरह का इंस्ट्रक्शन जिसमें हमारी सारी इंद्रियां एक्टिव रोल में हो, अच्छी तरीके से एक्टिव हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं। मल्टी सेंसरी जो है दो वर्ड से मिलके बना है, मल्टी और सेंसरी। मल्टी यानी एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन। सेंसरी मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन सेंसरी ऑर्गन्स फॉर लर्निंग, यानी एक से ज्यादा सेंसेस जो यूज हो रहे हो सीखने में, ठीक है। जैसे कि देखना, सुनना, बोलना, फील करना, टच करना, तो ये क्या होते हैं, हमारे सेंसेस होते हैं, ठीक है। अब मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑल्सो नोन एज वक्त कह सकते हैं, कोई इसे कुछ भी कह सकता है, VAKT भी बोल सकता है। अगर सिंपल शुद्ध भाषा में आपको याद रखना है तो वक्त याद रख लें। तो वक्त के अंदर क्या है, विजुअल यानी जो देख के पढ़ते हैं, ऑडिटरी यानी जो सुन के पढ़ते हैं, काइनेस्थेटिक यानी जो करके पढ़ते हैं, करके यानी मूवमेंट करके, कुछ भी अपने हाथों से करेंगे, खेल कूद करके पढ़ेंगे, टैक्टाइल यानी जो छू के पढ़ते हैं। छू के कौन पढ़ते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो अंधे लोग जो होते हैं, ये वर्ड बहुत गलत है, यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए यूज होता है टैक्टाइल, यानी वो छू के यूज करते हैं। जैसे कि आपने सुना हो ब्रेल लिपि का कहीं पे नाम, तो ब्रेल लिपि क्या है, 6 बिंदुओं पे आधारित होती है, उसके अंदर ये उभरे हुए बिंदु होते हैं, जिससे क्या है, दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ पाते हैं उन्हें छू के, वो उन्हीं से अल्फाबेट, काउंटिंग वगैरह सीख लेते हैं, ठीक है। implies that student learn best when information is presented in different modalities, यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच वो है जिसके अंदर बच्चे अलग अलग तरीके से सीख लेते हैं, अलग अलग तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये बात हुई। अब कुछ डायग्राम भी मैंने रखे हुए हैं जिससे कि आपको ध्यान में रहे। भाई मल्टी सेंसरी यानी विजुअल वाला क्या है, देख के पढ़ेगा, देखो आंखों से देख रहा है ना, देख के पढ़ेगा, पिक्चर्स, लिंक्स, कलर्स, मैप, स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑडिटरी जो है वो सुन के पढ़ेगा, है ना, सुन के, रीड करके, बोल के या फिर बातचीत करके, वो इसके थ्रू, ठीक है। काइनेस्थेटिक क्या है, काम करके पढ़ेगा, कंपाइलिंग सभी के साथ, हाईलाइट करके, बिल्डिंग बनाना या फिर मार्क ऑफ या कोई भी काम करना, ठीक है। देखो इधर भी देख सकते हैं, विजुअल सी इट, काइनेस्थेटिक डू इट, ऑडिटरी हियर इट, ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं फिर। मल्टी सेंसरी एक अप्रोच है टीचिंग की जिसके अंदर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस जो हैं शामिल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंद्रियां हैं वो शामिल होती हैं। जैसे कि इसके अंदर है देखना, हियरिंग यानी सुनना, टच यानी छूना, और मूवमेंट यानी जो हम मूवमेंट करते हैं, जो हम गतिविधि करते हैं, जिससे कि हमारी लर्निंग और याद करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ सके। भाई अगर हमारे सारे सेंसेस एक्टिव होंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी, है ना। जैसे कि हम कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर आप कोई भी मूवी देखते हैं, वो मूवी आपको लंबे समय तक कैसे याद रहती है, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है उसमें, है ना। तो दिस मेथड इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिफरेंसेस, यानी ये जो मेथड है जिसमें अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हम यूज कर रहे हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। अलग अलग तरीके के जो बच्चे होते हैं, लर्निंग डिफरेंसेस वाले जो बच्चे होते हैं, जिन्हें भाई हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई देख के सीखता है, कोई सुन के ज़्यादा सीखता है। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझसे वीडियो से नहीं पढ़ा जाता है, कुछ ऐसे कहते हैं कि मुझसे सेल्फ स्टडी नहीं की जाती, कुछ को हैबिट होती है कि मुझे टीचर के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। तो ये क्या होती है, लर्निंग डिफरेंसेस होती हैं, हर किसी का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, ठीक है। तो इसके अंदर डिसेबिलिटी वाले भी बच्चे आ जाते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई अक्षमता होती है, किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुन नहीं रहा है, तो डिसेबिलिटी वाले भी होते हैं। जैसे कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है भाई, डिसलेक्सिया होती है एक रीडिंग डिसऑर्डर है, एक क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। पढ़ने में कैसे, पढ़ने में जैसे कि कोई सा लिखा हुआ है तो उसे कोई भी बच्चा है वाज पढ़ रहा है, तो इस तरह की डिसऑर्डर इन बच्चों के अंदर पाई जाती है, तो उनके लिए भी अच्छे हैं ये मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है। ADHD वाले जिनका अटेंशन नहीं बन पाता एक जगह, ठीक है, और कोई भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, किसी भी तरह का अगर डिसऑर्डर हो तो उनके लिए भी ये चीज़ें फायदेमंद है। कौन सी चीज़ें, ये मल्टी सेंसरी अप्रोच, ठीक है, जिनमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज हो रही हो, ठीक है, तो सभी के लिए फायदेमंद है ये, है ना।
अब जैसे कि आप मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ रहे हैं, वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो ये सबके लिए फायदेमंद है। किसी को कम दिख रहा है तो भी आराम से देख पा रहा है, कम सुन रहा है तो भाई आवाज बढ़ा लो, उसके लिए भी फायदेमंद है ना। कोई बाहर नहीं जा पा रहा है या फिर किसी तरीके से हैंडीकैप्ड है तो वो भी अपने घर पे बैठ के पढ़ रहा है फोन में, है ना। तो ये किसके लिए फायदेमंद है? सभी के लिए। हर तरह की लर्निंग डिफरेंसेस इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, समझ आया। अब इसका नेचर कैसा है? जो नेचर है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन का, यानी बहुसंवेदी निर्देश की जो प्रकृति है उसमें सीखने का माहौल बनाना शामिल है, यानी एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि बच्चे क्या हैं, सीख सके। ठीक है, जो छात्रों की विविध संवेदी आवश्यकताओं के लिए अपील करता है, यानी हर किसी की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, हर तरीके के बच्चों को कैटर किया जा सके। ठीक है, इस अप्रोच के अंदर बहुत सारी टेक्निक इन्वॉल्व हैं, जैसे कि विजुअल एड्स, यानी विजुअल एड्स जो देख के पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि चार्ट है, मॉडल है, कुछ भी हो सकता है, ग्राफ वगैरह है। ऑडिटरी क्यूज यानी सुन के पढ़ रहे हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। टेक्टाइल एक्टिविटीज यानी छू के पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है। मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, जैसे कि खेल खेल में पढ़ रहे हैं, टूर लेके जा रहे हैं, ग्राउंड में ले जाके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, गार्डन में लेके जा रहे हैं, तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर आउटर वर्ल्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, यानी बच्चे क्या हैं, अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं इस संसार में। कैसे? विजुअल, वही जो वक्त है, वक्त आपको दिमाग में रखना है, वक्त बदलता है। वक्त यानी वी यानी विजुअल बाय सीइंग, भाई लिख देती हूँ विजुअल। ऑडिटरी, ठीक है, के बोले तो काइनेस्थेटिक, ठीक है, और टी क्या है, टैक्टाइल। ठीक है, ऑडिटरी यानी सुन के, टैक्टाइल यानी टच करके, काइनेस्थेटिक यानी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग, यानी इसकी विशेषता क्या है? हेल्प लर्नर्स टू डिस्कवर व्हाट लर्निंग स्टाइल फिट देम बेस्ट, यानी बच्चों को क्या है, सीखने में मदद करता है जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले हैं, जो जिन पे सूट होता है। जैसे कि किसी को वीडियो से देखना पसंद है तो भाई वीडियो से देखो, किसी को बुक से पढ़ना पसंद है तो वीडियो ना देख के बुक से पढ़ सकते हैं। तो जिस तरह का लर्निंग स्टाइल है वो उस तरीके से सूट हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रेट विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड काइनेस्थेटिक, यानी सारे इंटीग्रेटेड रहते हैं, जो जिसका है वो पसंद कर लो। ठीक है, इन्वॉल्व मोर इंडिविजुअलाइजिस्टिक लेसन प्लान, यानी हर एक बच्चे पे फोकस किया जाता है, हर एक इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है, हर किसी को इन्वॉल्व किया जाता है। कैन बी यूज्ड इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में यूज किया जा सकता है, भाई हर सब्जेक्ट में यूज किया जा सकता है। अब जैसे कि अब यूट्यूब है, यूट्यूब क्या है, बहुत ब्रॉड चीज़ है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आप सर्च करेंगे, तुरंत आ जाएंगे। जैसे कि आप मेरे साथ नए नए लर्नर जुड़ रहे हैं, तो आप कैसे जुड़ रहे हैं, आपने सर्च किया होगा, सामने मेरी वीडियो है या फिर कॉलेज विद भावना चैनल आया तो आपने देख लिया। तो क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इफेक्टिव फॉर ऑल द लर्नर्स स्पेशली फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, यानी सभी के लिए इफेक्टिव है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव किसके लिए, जो डिफरेंटली एबल्ड है, यानी किसी ना किसी तरीके से उनमें दिक्कत है, कुछ भी, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। प्रोवाइड मैनी वेज फॉर द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग, यानी अलग अलग तरीके मिलते हैं समझने के। एक टीचर का नहीं आ रहा तो दूसरे का समझ लो, एक डिवाइस से समझ नहीं आ रहा तो दूसरी चीजें हम फॉलो कर सकते हैं, है ना। यूजेज ऑल द सेंसेस सो एक्टिव और एक्सपीरियंसिंग लर्निंग इज टेक्स प्लेस, यानी सारी सेंसेस हमारी यूज होती हैं, हमें अनुभव प्राप्त होता है, अच्छे से हम सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हुई, विशेषता हुई। अब इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी यूज हो रही हैं, ऑडिटरी टेक्निक्स हो रही है। ठीक है, कोई सी भी पहले लिख सकते हैं, ऐसे नहीं है कि ऑडिटरी पहले आ रही है, कोई भी लिख सकते हैं, विजुअल लिख सकते हैं, हम वक्त के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं कि विजुअल पहले लिख लें कि विजुअल टेक्निक। तो ऑडिटरी टेक्निक है यानी श्रवण तकनीक, तो इसके अंदर कौन कौन सी है, हेडफोन फॉर द अंडरस्टैंडिंग फॉर द म्यूजिक, सिंगिंग, राइम्स, ऑडियो टोन्स, अल्फाबेट, डायलॉग सॉरी। तो जैसे बच्चे हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को सुनना पसंद करते हैं, ABCD वाली जो है सॉन्ग चला दो तो बच्चे खुश होते हैं, सुनते हैं और जल्दी से याद भी कर लेते हैं। तो ये क्या है, ऑडिटरी टेक्निक है, जो सुन के सीखते हैं। विजुअल टेक्निक, जैसे कि एनिमेटेड वीडियोस बच्चों के सामने चला दो, पिक्चर्स उन्हें दिखा दो, मॉडल दिखा दो। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि पिक्चर के थ्रू मैडम बताती है, चार्ट पे स्टिक लगा कि ये फॉर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, है ना। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, चार्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या हुई, विजुअल टेक्निक।
टेक्टाइल टेक्निक यानी जिन बच्चों को दिखता नहीं है, जो देखने से ग्रस्त हैं, यानी विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, टेक्टाइल टेक्निक होती है, जो इजीली टच करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि कोई भी मॉडल हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकते हैं, इनके लिए क्या होता है, उभरे हुए अक्षर होते हैं। उभरे हुए यानी कील, जैसे कि ब्रेल है तो ब्रेल में क्या होता है, कील टाइप होती हैं, उभरे हुए अक्षर होते हैं, उन्हें टच करके बच्चे पढ़ सकते हैं, अल्फ़ाबेट सीख सकते हैं, कुछ भी। इनके खिलौने भी आते हैं, कुछ व्हीकल्स भी आते हैं, तो इसी तरह की टेक्निक इनके लिए प्रावधान होता है, उससे बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे, टेक्टाइल टेक्निक। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श तकनीक। ठीक है भाई, हिंदी में भी देख लिया करो, वैसे मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, लेकिन मेरा जो रुझान है वो इंग्लिश की तरफ रहता है, क्योंकि मेरा मीडियम ही इंग्लिश था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो समझ नहीं पाएंगे, टोटली हिंदी तो यूज कर रही हूँ। काइनेस्थेटिक टेक्निक, काइनेस्थेटिक यानी जो मूवमेंट से सीखते हैं, जैसे कि दिस मेथड इज यूज टू रिफाइन एंड डेवलप फाइन मोटर स्किल्स, यानी जैसे किसी बच्चे को क्या होता है कि लिख के सीखने में मजा आता है, कोई भी चीज़ हो उसे लिखने से मतलब है कि मुझे तो लिख के ही समझ आएगी, तो इससे क्या है, फाइन मोटर स्किल्स हमारी इंप्रूव होंगी। अब फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, हमारी सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक यानी जब हमारी उंगली और अंगूठे का कोऑर्डिनेशन बनता है, या फिर हम छोटी चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं, जैसे कि मैं पेन पकड़ रही हूँ तो मेरा कोऑर्डिनेशन बन रहा है उंगली का और अंगूठे का, तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, एंड दिस मेथड इज हेल्पफुल फॉर सेरेब्रल पाल्सी अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड देयर मोटर स्किल्स कैन इम्प्रूव अप टू सम लेवल, यानी सेरेब्रल पाल्सी जिनको होता है, जो उससे ग्रस्त होते हैं, उनके लिए भी ये टेक्निक अच्छी है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, तो ये क्या है, डेवलप करता है कोऑर्डिनेशन को, फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग, अब इसके लाभ क्या हैं कि चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे कैसे सीख पाते हैं, इंटरेक्शन से सीख पाते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू सीख पाते हैं, क्योंकि खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमारी सारी सेंसेस इसके अंदर यूज होती हैं, ऑडिटरी, हियरिंग, टच और मूवमेंट, यानी श्रवण, स्पर्श, गतिक। ठीक है, टीचर इवेल्युएट कर सकता है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, अलग अलग स्किल्स के बेस पे, है ना। स्टूडेंट कैन एडोप्ट फॉर अ पार्टिकुलर लर्निंग स्टाइल विच सूट्स देम, यानी जो बच्चे पे सूट हो रहा है, जो लर्निंग स्टाइल सूट हो रहा है, वो एडोप्ट कर सकते हैं इजीली, है ना, उसे अपना सकते हैं। दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज वेरी हेल्प फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, यानी जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, किसी तरह से विकलांग हैं, असक्षम हैं, उनके लिए भी अच्छा है इंक्लूसिव क्लासरूम में। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लाभ हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है मल्टी सेंसरी अप्रोच का। ठीक है, बहुत ही इजी सा था, और जो ये एजरडेल कोन एक्सपीरियंस है, ये भी एक तरह से मल्टी सेंसरी पे ही डिपेंड है, क्योंकि इसके अंदर भी यही चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये स्पेशल किसने दिया है, एजरडेल ने दिया है, एक तरह ये क्या है, एक तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के, इन्होंने दिया है, तो इनके नाम से ये फेमस है। इनमें इसके जो ये टॉपिक है एजरडेल, इसके अंदर ये फेमस है, ये जो कोन है ना, ये कोन बनाया गया है, सारा इसी के ऊपर है ये। अगर आप पेपर में, जैसे पेपर में आ रहा है और ये कोन बना दें, ये सारे लिख दें पॉइंट, तो एग्जामिनर अंदर देखेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा इसी पे ही बेस्ड है, इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ये कोन के फॉर्म में दिया था कि बच्चे इस तरीके से सीखते हैं कि भाई डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस के थ्रू भी सीखते हैं, यानी पढ़ेंगे, एक बार इसकी स्टार्टिंग कर लें। ठीक है, एजरडेल जो कोन है, इसे बोलते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, इज अ विजुअल मॉडल दैट इलस्ट्रेट हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया एंड लर्निंग एक्सपीरियंस इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस, यानी इन्होंने बताया कि अलग अलग तरीके से जो बच्चे सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं, जो उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे लर्निंग प्रोसेस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव की बात देखो भाई, अगर अब से 4 साल पहले, 5 साल पहले आप बीएड कर रहे होते, तो पहले बीएड कैसे करते थे लोग कि 4 दिन पढ़े और पेपर दे आए, उन्हें टॉपिक तक नहीं पता होता था, बस लिखने से मतलब है, कॉपी भर के आगे। लेकिन आजकल क्या है, स्टूडेंट्स एडवांस हो रहे हैं, सब पढ़ के जाते हैं, अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। पहले क्या है, 70% अगर किसी के आ गए तो बहुत बड़ी बात है, वहीं गाड़ी रुक जाती थी, लेकिन आजकल 90-90 भी आ रहे हैं। पिछले साल जो बैच निकला है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 90-90% बच्चों के आए हैं। ठीक है, उससे पहले कितने आ रहे थे, 70-80 आ रहे थे। ठीक है, जब मेरा बैच था तो 88 पे लास्ट हो गया। ठीक है, अब 90 भी आ रहे हैं। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। क्यों अच्छा लिख रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुविधा हो गई है, पढ़ने के लिए इतनी चीज़ें हो गई हैं। पहले यूट्यूब पे कुछ नहीं था, अब
पिछले 4 साल से 3 साल कह सकते हैं, 3 साल से यूट्यूब पे आ गया है बीएड का भी कंटेंट, ठीक है, और अभी भी आगे बढ़ने ही लग रहा है। अब आप लोग हैं, आप लोग आगे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वजह से क्या है, हमारी लर्निंग प्रोसेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, असरदार हो रही है, प्रभावित हो रही है ना। तो ये जो कौन है, ये 1960 में दिया गया है, किसके द्वारा, एक अमेरिका के शिक्षक थे ये, ठीक है, और क्या है, एक थ्योरिस्ट भी थे, ठीक है। द मॉडल proposes that learners retain more information, have a deeper understanding of material when they are engaged in experiential हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व मल्टीपल सेंसेज। यानी इनका जो मानना था ये था कि हम कैसे सीख सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में कैसे रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एंगेज कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, जब वो एक्सपीरियंस करके देखेंगे, खुद से करके देखेंगे, हैंड्स ऑन लर्निंग करेंगे, यानी अपने हाथों से चीज़ें करेंगे, अपने हाथों से एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें हमारे सारे सेंसेज इन्वॉल्व होंगे। तो यही सारे इन्होंने कौन में ये सारी बातें लिखी हैं कि भाई बच्चे कैसे सीखते हैं, उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा अगर वो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस करेंगे। डायरेक्ट पर्पसफुल का मतलब है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेंगे। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब है कि क्लास में आपको कोई भी चीज दिखा के पढ़ाई जाए, जैसे कि छोटे बच्चों को सर्कल पढ़ाना हो तो डायरेक्ट चैप्टर ना पढ़ा के उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी उन्हें बॉल दिखा सकते हैं, ऑरेंज यानी संतरा लेके जा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि भाई सर्कल ऐसे होती है, बॉल ऐसी होती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। इसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस उन्हें दिखा सकते हैं, लेबोरेटरी में जाके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, म्यूजियम्स लेके जा रहे हैं। ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस यानी बच्चों से रोल प्ले करा सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी चैप्टर इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं या टीचर हमारे स्कूल में भी पढ़ाती थी कि टीचर ने कोई भी चैप्टर पढ़ाया और सबको रोल देती है कि सिद्धार्थ तुम्हारा ना राम का रोल है, तुम्हारा लक्ष्मण का रोल है। तो ये क्या है, रोल प्ले से बच्चे अच्छी तरह सीख पाते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन यानी टीचर जैसे फिजिक्स लैब में जा रहे हैं, केमिस्ट्री लैब में जा रहे हैं, तो टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही है, एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही है। फील्ड ट्रिप ले जा सकते हैं, यानी बच्चों को घुमाने ले जा सकते हैं। घुमाने का मतलब ये नहीं कि हॉलीडे या एंजॉय करने जा रहे हैं। फील्ड ट्रिप का मतलब है कि बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे जब अपने चारों तरफ देखेंगे। जैसे कि बच्चों को फील्ड ट्रिप लेके जा रहे हैं बोटेनिकल गार्डन, तो वहाँ बच्चे एक्सप्लोर करेंगे कि इतने तरीके के प्लांट होते हैं, इसकी क्या वेराइटी है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या है ना। साइंस म्यूजियम एग्जिबिट्स लेके जा सकते हैं, जैसे कि साइंस म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है, कोई भी फिजिक्स का म्यूजियम हो सकता है, अलग से फिजिक्स की भी होती हैं, ठीक है। मोशन पिक्चर्स दिखा सकते हैं, यानी वीडियो के थ्रू पढ़ा सकते हैं, जो एनिमेटेड वीडियोस होते हैं, है ना, जैसे कि छोटे बच्चों को घर पे दिखाई जाती है ABCDs की वीडियो, है ना। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटोज़ के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि आजकल का ज़माना चल ही रहा है, रिकॉर्डिंग्स ऑडियोज़ के थ्रू पढ़ रहे हैं। विजुअल सिंबल्स पिक्चर्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं, जैसे कि पिक्चर पढ़ाती हैं टीचर, जो है पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाती हैं अगर उन्हें ABCD पढ़ानी हो बच्चों को। वर्बल सिंबल्स यानी बोल के भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमें लिखनी है। इनके बारे में एक एक दो दो लाइन जो मैं बता रही हूँ वही इनके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस यानी प्रत्यक्ष और उद्देश्यपूर्ण अनुभव। इसमें क्या है, ये मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है, जैसे कि देखना, सुनना, चलना, स्मेल करना, टच करना। तो इसके अंदर ये मल्टी सेंसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये सारी इंक्लूड हैं। ये एक्सपीरियंस काफ़ी मीनिंगफुल होते हैं और हम इन्हें कैसे गेन करते हैं, डायरेक्टली गेन करते हैं क्लास में, जैसे हमें कॉन्क्रीट फॉर्म में कुछ भी दिखाया जाए, ठीक है, कॉन्क्रीट फॉर्म में कुछ भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, रियल नॉलेज होती है, जो हम कभी भी नहीं भूलते, कभी भी नहीं, यानी लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। फिर है कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस यानी काल्पनिक अनुभव। इस अनुभव में क्या है, मॉडल बनाना शामिल है, कोई भी मॉडल बनाया जा सकता है प्रयोगशाला में, यानी लेबोरेटरी में बच्चों को काम करके दिखाया जा सकता है, सर्वेक्षण आदि कर सकते हैं। इसमें वास्तविक वस्तु को सरल बनाया जाता है, यानी रियल चीज़ें जो होती हैं उन्हें और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि हमने बुक में रियली कुछ पढ़ा उसे एक्सपेरिमेंट करके दिखा दें लैब में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन ड्रामा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ड्रामा में, तो क्या है, उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, यानी मीनिंगफुल होगी वो लर्निंग। अब बच्चे को किसी को रोल दे दो, या आप ही हो, आपने अपने स्कूल में कोई भी रोल किया होगा, तो वो रोल आपको अब तक याद होगा कि मैं तो इस क्लास में थी और मुझे ये रोल दिया गया था, ठीक है। क्यों याद है, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व थे, है ना। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाते हैं और अटेंशन भी देते हैं बच्चे, ठीक है।
एक्सपीरियंस बाय डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन यानी फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो जटिल होते हैं, तो उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन हम कर सकते हैं, यानी टीचर करके दिखा सकते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे कि क्यूब वगैरह कागज की बना के दिखा दे, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चे पैसिव होते हैं और टीचर एक्टिव होती है, क्योंकि टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करती है, प्रदर्शन करती है, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, एजुकेशनल और फील्ड ट्रिप्स, यानी फील्ड ट्रिप्स हम बच्चों को करा सकते हैं। कॉन्टेक्ट बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय दिस टाइप ऑफ टेक्निक, यानी इससे क्या है, स्कूल और कम्युनिटी के बीच में भी कॉन्टेक्ट बनता है। बच्चे क्या है, कोर एक्सपीरियंस लेते हैं, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं। जब फील्ड ट्रिप लेके जाएंगे तो बच्चे अपनी आंखों से देखेंगे, तो भाई वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो हुआ। तो एजुकेशनल ट्रिप्स भी ले जानी चाहिए। बीएड में भी ट्रिप्स होती हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स, क्योंकि ये टॉपिक है फील्ड ट्रिप का। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हैव स्पेशल यूटिलिटी इन क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, एग्जीबिशन और म्यूजियम, यानी एग्जीबिशन और म्यूजियम से भी बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही मिलता है, बच्चा सामने से देख के सीखता है। जैसे कि साइंस म्यूजियम लेके जा रहे हैं, वहाँ नई नई चीजें बच्चे को देखने को मिल रही हैं। ठीक है, रेडियो से भी सीख सकता है, लेकिन रेडियो क्या है, रेडियो से सिर्फ यूनि इंस्ट्रक्शन सीख सकता है, यानी बच्चे के कम सेंसेस एक्टिव रहते हैं, क्योंकि रेडियो में सिर्फ सुना जाता है। लेकिन अगर टेलीविजन से सीख रहा है तो बच्चे के ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसमें सुन भी रहा है और देख भी रहा है। जैसे कि टेलीविज़न पे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं, टेलीकास्ट होते हैं। ठीक है, तो उन्हें देख सकते हैं। विजुअल सिंबल्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ है, मैप्स है, चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वर्बल टीचिंग के थ्रू पढ़ सकते हैं। वर्बल टीचिंग क्या होता है, जो पुराने ज़माने वाला जो तरीका चलता आ रहा है हमारे स्कूलों में कि भैया टीचर लगी पड़ी है ब्लैक बोर्ड पे, है ना ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही है, लिख रही है ब्लैक बोर्ड पे, बोल बोल के पढ़ा रही हैं, बोल बोल के पढ़ा रही हैं, तो ये क्या है, वर्बल टीचिंग, और बच्चे आराम से क्या है, सुनते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। बाकी इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई हो रहा है। भाई जो हमने सारा पढ़ा है वो एजुकेशन में इम्प्लाई हो रहा है कि कैसे, कि द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजरडेल एक्सपीरियंस कौन आर सिग्निफिकेंट, यानी ये महत्वपूर्ण है। ये मॉडल सजेस्ट करता है कि बच्चे अपने हाथों से कैसे करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, अपने हाथों से करके सीखते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है लर्निंग को बढ़ाने के लिए और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने के लिए। ठीक है, तो जो स्कूल में एडुकेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट करें, बच्चों से करवाएं चीज़ें, एक्सपेरिमेंट हो चाहे कुछ भी हो, वो जब खुद से करेंगे तो उन्हें चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सजेस्ट होने चाहिए, इस तरह की लर्निंग होनी चाहिए जिसमें अलग अलग मॉडल्स हों, जैसे कि विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाया जाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू पढ़ाया जाए। इससे बच्चे की लर्निंग भी बढ़ती है और रिटेंशन पावर भी बढ़ती है। रिटेंशन यानी ज़्यादा लंबे समय तक याद रखता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ज़्यादा एंगेजिंग हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जाता है, बच्चे ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। तो ये आपको डायग्राम जरूर बनाना है अगर एजरडेल आता है तो। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सेम डिक्टो नहीं बनाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही डिक्टो तुम यही बनाओगे कलरफुल, ऐसा नहीं है। बस कौन बनाना है और कौन में आपको ये लिखने हैं, 10 से 11 हैं इन्फॉर्मेशन, जितनी आपको याद हो वो लिख दें, लेकिन कम से कम 8-10 तो लिख ही देना। ठीक है, ये बात हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेबोरेटरी का। भाई समझ तो आ रहा होगा आपको, है ना, नहीं आ रहा हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको ना आए वो दोबारा से समझा देंगे, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज लेबोरेटरी, व्हाट इज द नीड ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी एंड नॉर्मल गजेट्स यूज्ड इन इट। देखो, अगर एक बार में पूरी क्लास नहीं देख पाते हो तो आधी देख लिया करो, आधी बाद में देख लिया करो, या फिर स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखनी पूरी है क्योंकि टॉपिक सारे अलग अलग होते हैं। अब ये कहने के लिए टॉपिक है, लेकिन इसमें आपके 3 चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर हैं। जिनके पास बुक होगी उन्हें पता भी होगा कि ये पूरे चैप्टर हैं, मल्टी सेंसरी और एजरडेल, ये आपके पूरे चैप्टर हैं। ठीक है भाई, लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होता है। अब तक आपने सुना होगा साइंस की लैब होती है, फिजिक्स लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, तो उनमें क्या करते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होती है, जिसमें हम अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, बोलने का जो कौशल है उसे अच्छा करते हैं, उसमें सुधार लेके आते हैं।
ठीक है, ये होता है लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी एक रूम है भाई, कोई भी रूम एक, जैसे कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी हो तो हम कैसे सीखेंगे, हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे। अगर हमें ऑफलाइन करना हो तो वहाँ क्या होगा, एक रूम होगा, टीचर होगा पढ़ाने वाला, वो बस इंग्लिश में ही बोलेगा, इंग्लिश में ही बताएगा, इंग्लिश की ही बातें चलेंगी, वहाँ कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका एक स्पेशलाइज्ड रूम होता है या फिर फैसिलिटी, जिसके अंदर क्या है, ऑडियो और विजुअल एड्स होते हैं, जिससे कि लैंग्वेज लर्निंग इंप्रूव हो सके, जो हम भाषा सीख रहे हैं वो इंप्रूव हो सके, वो बढ़ सके। ठीक है, Language laboratory provides students with a controlled environment where they can practice and improve their language skills in a simulated real world context। यानी एक controlled environment होता है जहां बच्चे अपनी लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स को improve कर सके, अपनी भाषा को improve कर सकें। जैसे कि आपको अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो आप कैसे करेंगे, या तो आप प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे, या फिर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, है ना। तो ये हुआ लैंग्वेज लेबोरेटरी, जहां आपकी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होती हैं। अब इसकी जरूरत क्या है, द नीड फॉर अ लैंग्वेज लेबोरेटरी अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज बट ऑल्सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज लेबोरेटरी की जरूरत है कि हम उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ना लें, जो हम सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें। भाई कभी भी भाषा लिख के नहीं आ सकती, हमेशा बोल, अगर आपको अपनी भाषा इंप्रूव करनी है या इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो वो कैसे होगी, प्रैक्टिकली अप्लाई करके। ठीक है, तो लैंग्वेज लेबोरेटरी में क्या है, प्रोवाइड अ सेफ एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी बच्चे को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां बच्चे लैंग्वेज स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी बोलने की, सुनने की, पढ़ने की, लिखने की। ठीक है, बिना किसी डर के, बिना किसी मिस्टेक के और बिना किसी के जज किए कि भाई हमें कोई जज करेगा, देखेगा हमारी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, है ना। Language laboratory also allows students to receive immediate feedback on their language skills, which is crucial for improvement। यानी लैंग्वेज लेबोरेटरी में बच्चों को अलाउ किया जाता है कि उन्हें साथ के साथ फीडबैक भी मिले, कि जिससे कि वो साथ के साथ इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अब इसके अंदर गैजेट्स कौन से हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ गैजेट्स लिखो जिससे तुम्हारी लैंग्वेज इंप्रूव हो सके। जैसे कि हेडसेट है, भाई हम अपने कानों पे हेडसेट लगा के कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, कोई भी डायलॉग, स्पीचेस वगैरह सुन सकते हैं और खुद बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। माइक्रोफोन भी हो सकता है, माइक्रोफोन में कुछ भी हम रिकॉर्डेड फॉर्म में कोई भी वॉइस सुन सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की और प्रोनाउंसिएशन की। ठीक है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स हो सकते हैं। मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स कैसे हो सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने हो तो आप कोई ना कोई ऐप देखेंगे या फिर कोई ना कोई चैनल देखेंगे, किसके थ्रू देखेंगे, मल्टीमीडिया कंप्यूटर के थ्रू। भाई लैपटॉप में ही तो देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑडियो वीडियो हम देख सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हो सकते हैं। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स यानी जैसे कि डिजिटल बोर्ड हो सकते हैं, जैसे कि मैं लैपटॉप की जगह आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने लगूं। ठीक है, जहां आप ऑडियो विजुअल टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, डीवीडी एंड सीडी प्लेयर हो सकते हैं। भाई डीवीडी सीडी प्लेयर देखो, अगर आपको भी मिली होंगी, पता नहीं मिली होंगी, जैसे कि मैं जब 12th क्लास में थी तो मेरी बुक थी बीबीसी इंग्लिश की करके, तो उसके साथ भी हमें सीडी मिली। साइंस की जो बुक थी उसके साथ भी सीडी। तो जितनी भी बुक्स हमें ज़्यादातर मिलती थी उनके साथ उनकी सीडी भी मिलती थी। सीडी किस लिए मिलती है कि हम प्ले करके देख सकते हैं कंटेंट को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल हो। इसी तरह अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ले रहे हैं तो उसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियोस मिल सकती हैं, यानी सीडीज भी मिल सकते हैं, वो आप अपनी पेन ड्राइव में डाल के देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुए, लर्निंग गैजेट्स हुए। लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, जिससे क्या होगा, आपकी ग्रामर ड्रिल्स यानी ग्रामर के वर्ड्स आपको याद होंगे, वोकैब की एक्सरसाइज होगी, प्रोनाउंसिएशन की होगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, अपने पास से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर संक्षेप में देखा जाए समरी में, तो लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या है, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी है जो कि बच्चों को प्रोवाइड करती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहां बच्चे अपनी इंग्लिश नहीं लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की। इसके अंदर बहुत सारे गैजेट्स भी आते हैं, जैसे कि अभी हमने बहुत सारे गैजेट्स पढ़े हैं तो उनके भी नाम लिख सकते हैं, जो कि क्या है, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं वैरायटी ऑफ ऑडियो विजुअल इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है,
तो ये हुआ लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि क्लासेस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।